हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर यूपीपीएससी एई ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जो आपका नोटिफिकेशन 2021 में निकला था। अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी एई के 2021 के नोटिफिकेशंस की, तो वहाँ पर टोटल आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग की 281 वैकेंसीज को रिलीज किया गया था, जिसका जो एग्जाम डेट था वो 29 मई 2022 को कंडक्ट किया गया था। तो फाइनली उसका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया है और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लिस्ट में जिनका रोल नंबर अंकित होगा वो आपके इंटरव्यू कॉल के लिए उनकी डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी। हालांकि अभी इंटरव्यू डेट अनाउंस नहीं किया गया है, कमिंग सून में आप देख सकते हैं इसका बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो यूपीपीएससी एई के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2022 और 23 के लिए, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि सर यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, क्या सर वो हर साल चेंज होता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम पैटर्न है वो हर साल चेंज होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपके 2021 के नोटिफिकेशंस के एग्जाम पैटर्न की, जो आपका 29 मई 2022 को कंडक्ट किया गया था, तो आगे जो भी आपका एग्जाम होगा 2022 के नोटिफिकेशंस का, हो सकता है 2023 में होगा, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि जो 2022 का जो नोटिफिकेशंस है, या तो आपका वो एंड ऑफ दिसंबर में आएगा, अगर एंड ऑफ दिसंबर में नहीं आया तो आपको देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग ऑफ जैन मंथ के अंदर। क्लियर है? तो ऐसे में अगर आप यूपीपीएससी एई को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अब उसका सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और उसका एग्जाम पैटर्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम को देने जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न्स में कंफ्यूज रहते हैं, वो उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको एग्जाम पैटर्न दिखाया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में है और हर सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से कवर है, तभी यहाँ पर आप यूपीपीएससी एई को बड़े आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की और इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पे जो मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न, तो चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सबका आपका सेम रहने वाला है। बट जब सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा तो वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा, बाकी पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। क्लियर है? अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये आपका पेपर होता है, ये आपका 2 स्टेजेस में कवर होता है। 2 स्टेजेस मतलब 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों ही पेपर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कन्वेंशनल एग्जाम नहीं देना पड़ता है। ठीक है? जिस तरह से इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में आप पहले प्री निकालते हैं, प्री के बाद आपको मेंस देना पड़ता है, ऐसा आपके यूपीपीएससी एई के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो भी आपके स्टेज 1 में जो पहला पेपर कंडक्ट किया जाएगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और स्टेज 2 का पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। क्लियर है? अगर यहाँ पर बात करते हैं आपके पेपर 1 की, जो आपका मॉर्निंग सेशंस में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें जो आपके सब्जेक्ट रहते हो आपका जनरल हिंदी रहता है और मेन सब्जेक्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड रहता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपका जो पेपर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग 1 रहेगा। क्लियर है? अब ये जो मेन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग 1 है, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी के यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है, तो अगर 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास टोटल 75 मार्क्स बन जाते हैं। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की, तो मेन सब्जेक्ट में आपके रहता है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1, जिसमें आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जबकि इन दोनों के मार्क्स अगर हम काउंट करते हैं पेपर 1 के, आपके हिंदी के और आपके सिविल इंजीनियरिंग 1 के, तो आपके पास टोटल 375 मार्क्स बन जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन जाते हैं? 100 + 25 = 125। क्लियर है? अगर हम इसके टाइम की बात करते हैं कि सर आपको 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो ये तो आप काउंट कर ही सकते हैं कि 125 क्वेश्चन है, 150 मिनट में आपको उनको कवर करना है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आपका जो सब्जेक्ट रहते हैं वो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला रहता है आपका जनरल स्टडी और दूसरा रहता है मेन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग 2, यानी कि पेपर एक ही होता है ये, बट 2 पार्ट्स के अंदर कवर होता है। अगर मैं
जनरल स्टडीज की बात करता हूं तो जनरल स्टडीज के यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन फिर से 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपका जनरल स्टडी का स्कोर बन जाता है 75 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग 2 की, तो यहाँ पर जो आपके रहते हैं टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, आपका स्कोर बन जाता है यहाँ पे 300। अगर मैं इस दोनों को काउंट करता हूँ, आपकी जनरल स्टडी को और सिविल इंजीनियरिंग 2 के सब्जेक्ट को, तो आपके पास टोटल 375 मार्क्स बन जाते हैं। और ये जो पेपर्स है आपका, ये इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया जाता है। एक मॉर्निंग सेशंस में रहता है और दूसरा आपका इवनिंग सेशंस में रहता है। अगर मैं काउंट करता हूं सर इन दोनों के ही स्कोर को, तो 375 पेपर 1, 375 पेपर 2, तो टोटल बन जाता है आपके पास कितना, 750 बन जाता है। यानी कि 750 मार्क्स आपके अपने हाथ में है। ये आपकी मेहनत है कि 750 में से आप कितना स्कोर करते हैं। क्या 750 में से आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि अगर आप यूपीपीएससी ए को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका स्कोर मोर देन यहाँ पर 550 आ रहा है, तो आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो 90% बन जाता है। तो बेटर होगा कि जो आपका टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। इंटरव्यू तो आपकी बात है यार कि इंटरव्यू कैसा होगा। सर इंटरव्यू यहाँ पे कोई ज्यादा मार्क्स का नहीं है, सिर्फ ओनली 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। और जब 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो 750 में आप 100 ऐड कर लेते हो तो आपका 850। सपोज कीजिएगा आपने क्या लिया, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और सर आपने 750 में से आपने 550 स्कोर किया, और हो सकता है आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, बट आप जब इंटरव्यू तक जा रहे हो तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि आपके जो 550 आपके अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आए थे और 40 नंबर आपको वहां से मिल गया 590। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी अगर स्टेट में यहाँ आप जनरल सेंटर की बात कर लो तो वहां पे जो भी आपके पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं गैजेटेड पोस्ट के, तो वहां पर जो आपकी एक्यूरेसी रहती है वो कम से कम 60% के आसपास रहनी चाहिए। अगर आपका 60% के आसपास स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 70-80% तो आपके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो यहाँ पर बहुत अच्छा करने वाले होंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि सर हम यूपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी से आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि आज से ही तैयारियों में जुट जाइएगा, क्योंकि पता नहीं है नोटिफिकेशन आपका एंड ऑफ दिसंबर में भी निकल सकता है और आपका स्टार्टिंग ऑफ जैन मंथ में भी निकल सकता है। बट फॉर्म भरने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर फॉर्म भरने से पहले अगर आपने अपना 50 या 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर 100% बन जाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि सर जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरेंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने पेपर को कट ऑफ भी क्लियर कर पाएंगे। तो अभी से तैयारी कीजिएगा, जब तक आपकी डेट आए कम से कम आप 50 से 60% तो आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट कर ही सक रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेट को टारगेट किया होगा, ईएससी को टारगेट किया होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने सब्जेक्ट की पकड़ में हो गए। जब आप सब्जेक्ट की पकड़ में होते हैं तो साथ साथ कवर कर रहे हैं चीजों को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? तो ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सिलेबस में सर जो जनरल हिंदी है वो आपका किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी में आप सभी ने मैट्रिक स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ी होगी, वहाँ ग्रामर पढ़ा होगा 6 से लेकर 10 तक। वैसे आपका नो डाउट 3rd, 4th, 5th क्लास में भी हम ग्रामर्स पढ़ते हैं, बट जो ग्रामर्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका 7th, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड का रहता है। अगर आपने इन 3 या 4 क्लासों का ग्रामर है बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन में से आपके 15 से 18 क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सही कर पाओगे। मैं आपको किसी दिन इसका पेपर भी दिखाऊंगा कि जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही इजी वे में पूछे जाते हैं। उससे ज्यादा तो अगर मैं बात करता हूं जो 10th का आपका पेपर होता है ना, उसमें ग्रामर पूछा जाता है ज्यादा टफ। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है वो बहुत ही लो रहने वाला है। क्लियर है? अगर उसी तरह से हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, जनरल स्टडीज में जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कवर करने हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और जनरल साइंस हो गया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट तो सर बहुत बड़ा है।
अगर हम सर जीएस में सर आप बोले हिस्ट्री भी पढ़िएगा, पॉलिटी भी पढ़िएगा, ज्योग्राफी भी पढ़िएगा, आप जीके भी पढ़िएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़िएगा और जनरल साइंस भी पढ़िएगा, तो सर ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल है और आप सही भी सोच रहे हैं। इसमें से आप ऐसे पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं जिसमें आपके कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन सही बन सकते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको कम से कम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपको कम से कम यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब भाई आप जनरल साइंस हो, अरे भाई आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो जनरल साइंस के भी यहाँ पर कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सर करंट अफेयर्स के 7 से 8 हो गए हैं और जनरल साइंस के 4 से 5 हो गए हैं, तो 12 से 13 क्वेश्चन तो हो गए यार। अगर आप 12 से 13 क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें से आपके 10 क्वेश्चन भी सही है तो भी काम बन जाएगा, नो डाउट। जरूरी नहीं कि आप सर हिस्ट्री भी पढ़ लो, पॉलिटी भी पढ़ लो, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, ठीक है, बट हाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अगर आप पिछले 5 सालों का पेपर का एनालिसिस करते जाओगे और वहां पे ये चीज आपने नोट करना कि सर कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आपके पास यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन को फोकस किया है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस को फोकस किया होगा वहां से आप उस टॉपिक को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। जनरल स्टडीज और हिंदी को इसको हार्डली अगर आप डेली आप 7 से 8 मंथ स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप 1 से 2 घंटा अपनी जनरल स्टडीज को दे रहे हो और कम से कम 30 से 35 मिनट आप अपनी हिंदी को दे रहे हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर इसके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 की, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिसमें हम बात करते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 के पार्ट की, तो टोटल इसको 4 पार्ट में कवर किया गया है, यानी कि पेपर एक ही के अंदर है बट इसको 4 पार्ट में सिलेबस को मेंशन किया गया है। पार्ट ए की बात करते हैं, उसमें आपको कवर करना है अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर मैं बात करता हूं इन 3 सब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू सॉम, कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट सॉम के अंदर भी लगेगा, और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक है उसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। उसी तरह से हम पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में जो आपको कवर करना है उसमें आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आपका रेनफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट हो गया, ठीक है, और आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्लियर है? इस चीजों को आपको कवर करना है। अगर मैं बात करता हूं आरसीसी में, तो आरसीसी में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक आपको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तीसरी आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं यूपीपीएससी या किसी और स्टेट की भी बात करता हूं, तो जो आपका रेनफोर्स ऑफ सीमेंट एंड आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, यहां से कम आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान लीजिएगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आता है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आता है, जिसको आपने कवर करना है। अगर हम पार्ट डी की बात करते हैं, तो पार्ट डी में आपका जियो टेक्निकल का पार्ट रहता है और आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग रहता है। कौन कौन से रहते हैं सर? जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पेपर 1 में, तो पेपर 1 में सारे के सारे सब्जेक्ट मुझे कैसे लगे? जो स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है। सिर्फ यहाँ पर आपका जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट है ये आपके स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट है, तो इनके ऊपर भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने पेपर 2 की, सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 2, तो उसको कवर किया गया है हमने 5 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, ओसीएफ का आता है, ओसीएफ मींस ओपन चैनल फ्लो हो गया, आपका हाइड्रोलिक मशीन हो गया, हाइड्रो पावर और इंजीनियरिंग हो गया। क्लियर है? पार्ट बी की बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी हो गया, आपका डब्ल्यूआरई हो गया। पार्ट सी की बात करते हैं, आपका हाईवे हो गया, आपका रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया। पार्ट डी की बात करते हैं, आपका वाटर सप्लाई हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका एयर पॉल्यूशन हो गया। पार्ट ई की बात करते हैं, तो पार्ट ई में आपका सर्वेइंग हो गया एंड आपका जियोलॉजी हो गया। तो इस तरह से हमने पार्ट
जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 है उसके जितने भी 4 पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखा कि 4 पार्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है, और जो आपका पेपर 2 है उसके 5 पार्ट है, उन 5 पार्ट में से आपको किन किन सब्जेक्ट को टारगेट करना है। क्लियर है? तो आपका नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है डियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या तो एंड ऑफ दिसंबर मंथ में या आपका जैन मंथ के अंदर। बट आप नोटिफिकेशंस का वेट मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन की दौड़ से पीछे भाग रहे हो। तो आप अभी से ही अपनी तैयारियों को फोकस कीजिएगा, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशंस आउट होता है तब तक आपका मोर देन 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए डियर। तो तब तक पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा।